हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? चलिए आज बात करते हैं हम लोग कि अगर आपका पीएचडी में आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। पीएचडी में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएचडी में जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। बहुत ही लंबा एक प्रोसेस होता है, तकरीबन 4 से 5 साल का। तो चलिए आज शॉर्ट में समझते हैं कि हमें क्या कुछ करना पड़ेगा इस दौरान। ठीक है, तो किन किन यातनाओं से हमें गुजरना पड़ेगा बेसिकली, चलिए समझते हैं एक एक करके। तो क्या क्या होता है पीएचडी में? सबसे पहले जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहला होता है गाइड सिलेक्शन। अब गाइड सिलेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है उसी टाइम पे आपसे इंटरेस्ट पूछ लिया जाता है और इन सब पैनल्स में एक बैठता है रिसर्च कोऑर्डिनेटर जो आपके इंटरेस्ट को नोट कर लेता है। अब जब आपका सिलेक्शन हो गया और आप ज्वाइनिंग के लिए आते हो तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट करना पड़ता है रिसर्च कोऑर्डिनेटर के पास। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ये लगभग सारे आईआईटी में सेम है, लेकिन एग्जैक्टली ये आईआईटी खड़गपुर का प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही आप इंटर किए तो आपको रिपोर्ट करना होगा रिसर्च कोऑर्डिनेटर के पास। रिसर्च कोऑर्डिनेटर के पास आपका इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है, तो वो उसके बेसिस में आपको बताएगा कि आपको किस गाइड के पास जाना है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आपको भी अपनी रिसर्च करके आनी है कि आपको किस गाइड के अंडर में या आपका वर्किंग इंटरेस्ट क्या है और उस वर्किंग इंटरेस्ट में जो प्रोफेसर है वो कौन सा है और आपको किसके अंडर में काम करना आप चाहते हो। अदरवाइज क्या होगा, रिसर्च कोऑर्डिनेटर अपने मन से आपको भेज देगा किसी भी गाइड के पास, आप मतलब किसी भी प्रोफेसर के पास, तो यहां पर दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करिए कि 2 से 3 प्रोफेसर्स की लिस्ट बनाइए जो आपके वर्किंग एरिया के इंटरेस्ट से मैच करता हो। जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद की ये प्रोसीजर है। और रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स को आप बोलिए या रिसर्च कोऑर्डिनेटर के साथ डिस्कस करिए कि मैं इन प्रोफेसर्स के साथ काम करना चाहता हूं। जब वो परमिशन देगा तो फिर आप जाकर के उस प्रोफेसर से बात करेंगे और वो प्रोफेसर अगर एग्री होगा तो ही आप उसके अंडर में काम कर पाएंगे। तो यहां पर अगर आपका कुछ भी डिसाइड नहीं है तो आपके लिए डिसीजन कौन लेगा? रिसर्च कोऑर्डिनेटर ले लेगा। ठीक है, तो ये जो गाइड सिलेक्शन का जो पहला जो ये स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाए, एक बार आपका ये लेटर आ जाए कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हो, तो आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मीन्स अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट उससे मैच करता हुआ प्रोफेसर, ये सब देखना आप स्टार्ट कर दीजिए। एक बार आपका गाइड फाइनलाइज हो गया तो फिर आता है कोर्स वर्क। अब ये कोर्स वर्क आपका गाइड देगा। क्या होता है, आईआईटीज में सिस्टम होता है क्रेडिट का, तो आपको करीबन 10 क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, और एक सब्जेक्ट का क्रेडिट 3 या 4 क्रेडिट का होता है। इस तरह से आपको करीबन 3 या 4 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। वो सब्जेक्ट्स कौन देगा? वो आपका गाइड असाइन करेगा। किसके बेस में? आपकी जो रिसर्च एरिया है उसके बेस में वो गाइड उन सब्जेक्ट्स को चूज करेगा और आपको वो सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे। मींस उसको पढ़ना पड़ेगा, उसकी क्लास लेनी पड़ेगी और उसका एग्जाम देना पड़ेगा। इस क्रेडिट के साथ साथ एक सब्जेक्ट जो आईआईटी खड़गपुर में मैंडेटरी है वो इंग्लिश है। कम्युनिकेशन एंड राइटिंग जो इंग्लिश होती है वो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। उसका कोई क्रेडिट नहीं है लेकिन वो मैंडेटरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो कोर्स वर्क में आपको 10 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं। और जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कौन असाइन करेगा? आप एडवाइस कर सकते हो अपने गाइड को कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट्स करने का इंटरेस्ट है या ये सब्जेक्ट हमारी पर्टिकुलर रिसर्च एरिया से मैच करता है। और हाँ, इसमें एक बात और है, आपको 2 सब्जेक्ट्स तो आप अपने स्ट्रीम के ले सकते हो, एक सब्जेक्ट आपको दूसरे स्ट्रीम का लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर थर्मल इंजीनियरिंग से कर रहे हो तो हो सकता है आपको दूसरा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग का लेना पड़े। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा कोर्स वर्क में।
फिर एक बार आपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना पड़ेगा। अभी तक आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपका पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम दे देते हो और उसे क्वालिफाई कर लेते हो, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में क्वालिफाई करना होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम भी कई तरह से लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोसीजर है। कुछ रिटेन में लेते हैं, कोई 2 सब्जेक्ट्स आपको, फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्मल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, थर्मल, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड और हीट ट्रांसफर। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं और उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम का ओनली रिटन होता है। कई डिपार्टमेंट में रिटन और इंटरव्यू दोनों होते हैं, कई डिपार्टमेंट में सिर्फ इंटरव्यू होता है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम जरूर होता है और उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। आपके पास 2 अटेम्प्ट होते हैं, हर 6 महीने में एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है और 2 अटेम्प्ट में आपको उसे क्वालिफाई करना होता है, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीएचडी। तो सबसे पहले गाइड सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम और फिर आता है रजिस्ट्रेशन सेमिनार। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन सेमिनार के लिए डेडलाइन है कि 3 साल से पहले आपको रजिस्ट्रेशन सेमिनार दे लेना है। इस बीच अगर आप रजिस्ट्रेशन सेमिनार नहीं देते हो तो आपको हर साल एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट ईयर में तो मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप नहीं दे पा रहे हो रजिस्ट्रेशन सेमिनार तो आपको हर साल एक एनुअल रिपोर्ट यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन सेमिनार में आपको क्या दिखाना होता है, आपका वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने जो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट या सिमुलेशन किए हुए हैं वो दिखाना पड़ा और आप क्या आगे चल के आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो दिखाना पड़ेगा। बहुत ही लाइट ये सेमिनार होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है इसमें। सिर्फ आप अगर अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी सही तरीके से प्रेजेंट कर देते हो तो रजिस्ट्रेशन सेमिनार आपका हो जाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन सेमिनार में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपको 3 साल में ये आपको कंप्लीट करना होगा। मतलब 3 साल में अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर आता है इनहैंसमेंट सेमिनार। अब जो बच्चा इंटर करता है उसकी स्टाइपेंड 31,000 समथिंग होती है। उसके बाद एक सेमिनार देना होता है जो मिनिमम 2 साल के बाद आपको देना पड़ेगा। 2 साल कम से कम रुक करके देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं इनहैंसमेंट सेमिनार। इनहैंसमेंट सेमिनार पैसे बढ़ाने के लिए कि मतलब जो आपका जो 2 साल के बाद जो आपका स्टाइपेंड है वो इंक्रीज हो गया है, जो 35,000 के आसपास आता है, उसके लिए आपको देना पड़ता है इनहैंसमेंट सेमिनार। अब ये अलग अलग आईआईटीज में इसका अलग अलग रूल है। यहां पर तो आपको सेमिनार देना पड़ेगा, आईआईटी खड़गपुर में तो आपको इनहैंसमेंट सेमिनार देना पड़ता है। कई आईआईटीज में डायरेक्टली आपका पैसा बढ़ जाता है और उसके लिए अलग से सेमिनार नहीं देना पड़ता। लेकिन आईआईटी खड़गपुर की अगर हम बात करें तो यस, आपका पैसा बढ़ के तभी आएगा, आपका स्टाइपेंड तभी बढ़ के आएगा जब आप इनहैंसमेंट सेमिनार दे दोगे। और इनहैंसमेंट सेमिनार में आपकी रिसर्च देखी जाती है, आपका वर्क देखा जाता है और यहां पर ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कम से कम एक पेपर कम्युनिकेट कर लो। नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कम से कम एक पेपर कम्युनिकेट कर लो। पेपर का भी क्राइटेरिया है दैट पेपर भी आपका नॉर्मल जर्नल नहीं, एससीआई जर्नल, एससीआई इंडेक्स का जो जर्नल होता है उसमें आपका पेपर कम्युनिकेट होना चाहिए। और इनहैंसमेंट सेमिनार के बाद अगर आपको लगता है कि आपको टाइम लगेगा, अभी आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो आपको हर 6 महीने में एक एक्सटेंशन सेमिनार देना पड़ेगा। अगर आप एक्सटेंशन सेमिनार नहीं देते हो तो आपका जो पैसा है, आपकी जो स्टाइपेंड है वो रोक दी जाएगी। लेकिन इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। एक्सटेंशन सेमिनार जैसे ही आप देते हो तो जो कंप्लीट मनी है आपका, जो आपकी रुका हुआ जो पैसा है वो सब साथ में मिलकर आएगा। तो अगर आप डिले भी हो जाते हो एक्सटेंशन सेमिनार के लिए तो जब भी आप एक्सटेंशन सेमिनार दोगे उसके बाद से आपका जो पैसा है वो कंटिन्यू होगा, प्लस जो पीछे का पैसा है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है,
लेकिन यही बात रजिस्ट्रेशन और इनहेंसमेंट के लिए नहीं है। सपोज आप रजिस्ट्रेशन सेमिनार देते हो 2.5 साल में, और सॉरी अगर आप इनहेंसमेंट सेमिनार दे रहे हो 2.5 साल में, तो जो 6 महीने का जो आपका इनहेंस्ड पैसा मिलना चाहिए जिसके लिए आप एलिजिबल थे, वो 6 महीने का इनहेंस्ड पैसा वो आपको लगभग 4,000 रुपए हर महीने के हिसाब से आपको नुकसान होगा। तो ट्राई करिए कि इनहेंसमेंट सेमिनार आपको जल्दी से जल्दी दे देना है। 2 साल जैसे ही हो वैसे ही आपको इनहेंसमेंट सेमिनार दे देना है, जिससे आपका नुकसान कम से कम हो। फिर आती है बारी, एक बार आपका एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया, आप ले सकते हो 5 साल तक आराम से एक्सटेंशन ले सकते हो, आपका स्टाइपेंड कंटिन्यू रहेगा, 5 साल तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा प्रॉपर। जब आपके 2 पेपर्स, कम से कम 2 पेपर्स आपके मींस पब्लिश होने चाहिए एससीआई इंडेक्स में, तब आपको देना होगा सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में क्या होता है, जब आपका को गाइड असाइन होता है उस समय गाइड के साथ साथ गाइड एक काम करता है, डीएससी मेंबर्स को भी असाइन करता है। तो आपके कम से कम 5 डीएससी मेंबर होते हैं। डीएससी मेंबर डॉक्टरेट स्क्रूटनी कमेटी होती है, जिसमें कम से कम 5 लोग होंगे, जिसमें एक बंदा जो होगा वो आपके डिपार्टमेंट से हटके किसी दूसरे डिपार्टमेंट का होगा। वो सारी डीएससी कमेटी और आपका गाइड बैठ करके आपसे सिनॉप्सिस का सेमिनार लेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो आपको बोलेंगे कि 1 महीने के अंदर, मतलब इसकी डेडलाइन है, 1 महीने के अंदर आप अपनी थीसिस को सबमिट करिए। अगर आपसे वो एग्री करते हैं तो, आपके काम से वो सेटिस्फाइड है तो। अगर वो काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके सिनॉप्सिस को वो डिले कर देंगे कम से कम 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद आपको फिर से वो सिनॉप्सिस देनी पड़ेगी, और एक बार आपने दे दिया तो फिर से वो बोलेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी थीसिस सबमिट करिए। जब आप थीसिस सबमिट करेंगे तो वो थीसिस जाएगी रिव्यूअर के पास, वो थीसिस जाएगी रिव्यूअर के पास, जिसमें से कम एक रिव्यूअर जो होना चाहिए वो फॉरेन का होना चाहिए, और एक रिव्यूअर जो होना चाहिए वो इंडियन होना चाहिए। तो कम से कम 2 रिव्यूअर्स के पास जाएगी, वो रिव्यू करेंगे, और जब वो एग्री कर जाएंगे तब होगा आपका ओपन डिफेंस। ओपन डिफेंस में क्या होता है, ओपन डिफेंस में जो वो रिव्यूअर जो रिव्यू किया था, जो इंडियन था, वो प्रेजेंट होगा आपके प्रेजेंटेशन में, और उसके सामने प्लस जो भी बैठना चाहे उस प्रेजेंटेशन में, वो स्टूडेंट्स भी बैठ सकते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स सारे प्रेजेंटेशंस में बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सबके सामने आपको ओपन डिफेंस देना पड़ेगा, और अगर आप सक्सेसफुल हो गए ओपन डिफेंस में तो आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। तो ये था प्रोसीजर, शॉर्ट में मैंने डिस्क्राइब कर दिया क्या प्रोसीजर है, क्या क्या आपको प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। स्पेशली अगर आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो एग्जैक्टली यही प्रोसीजर है, सारे आईआईटीज में अप्रॉक्सीमेटली यही प्रोसीजर है, तो आपको इन सारी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।